में किसी को डायबिटीज़ है या आप किसी को जानते हैं जैसे डायबिटीज़ है? आई एम गेसिंग जवाब यस ही होगा क्योंकि इट्स क्वाइट कॉमन इन इंडिया। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के हिसाब से करेंटली इंडिया में 75 मिलियन डायबिटीज़ के एक्टिव केसेस हैं, जो प्रोजेक्शन के हिसाब से 2045 तक बढ़कर अबाउट 125 मिलियन हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल तक इस स्टैटिस्टिक्स का पूरा क्रेडिट हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस और हमारे फूड हैबिट को दिया गया। Until recently, जब न्यू रिसर्च से पता चला कि इसका मेजर कल्प्रिट ब्रिटिश कोलोनाइजेशन। Yes, it's true. So ब्रिटिश राज के 89 इयर्स के रूल में इंडिया में 25 टाइम्स अकाल पड़ा, जिसमें एटलीस्ट 60 मिलियन लोगों की जान गई। सिर्फ 1876 से 1878 में जो अकाल साउथ इंडिया में पड़ा था, उसमें अबाउट 5 to 11 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया कोई फेमिन प्रोन देश था, क्योंकि ब्रिटिश राज के स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम 2000 साल पहले तक देखें तो इंडिया में सिर्फ 17 बार ही अकाल पड़े थे। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें सिर्फ एक गरीब नेशन ही नहीं, एक अनफिट नेशन भी बना दिया। कैसे कोलोनाइजेशन का इफेक्ट सिर्फ हमारी हिस्ट्री पर ही नहीं, हमारे जीन पर भी पड़ा है। सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो हम बंगाल फेमिन को एज एन एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एक तो ये इंडिया का लास्ट मेजर फेमिन था और दूसरा ये ब्रिटिश राज का भी लास्ट फेमिन ही था, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया ही छोड़कर चले गए थे। शायद रहते तो ये भी लास्ट फेमिन नहीं होता। और इसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे वो पॉलिसीज एंड एक्सप्लॉयटेशन दैट लेड टू इलोंगेटेड पीरियड ऑफ स्टार्वेशन इन इंडिया, उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट एंड उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर जीन्स। सो 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा। ये अकाल इतना कैटास्ट्रॉफिक था कि इसमें अबाउट 2 to 3 मिलियन लोगों की जान गई। एंड ये एक इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड फैक्ट है कि ये कैटास्ट्रॉफी मैन मेड थी। अब उस समय बंगाल में कुछ नेचुरल कैलामिटीज भी हुई थी, जैसे 1942 का साइक्लोन। इसके बाद टाइडल वेव्स आए और जो बंगाल का कोस्टल एरिया था वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुए थे। इसमें हज़ारों लोगों की जान गई और उस समय हो रहे चावल की खेती वो पूरी तरह बर्बाद हो गई, और जो थोड़ी बची कुची हुई थी उसमें भी फंगल डिजीजेस हो गए, जिसके कारण एनी विच वे उस साल बंगाल में अनाज की पैदावार बहुत कम हुई थी। बट ये कोस्टल एरिया था और यहाँ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स पहले भी हुए थे, बट उसके इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस कभी नहीं हुए थे। सो व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम? सो ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसका पार्ट था ब्रिटेन, पर भुगत रहे थे हम। और इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन में इनको बहुत बड़ा हीरो माना जाता है। इस विंस्टन चर्चिल ने बंगाल में जानबूझकर फूड शॉर्टेज क्रिएट किए। इसने इतने बुरे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जिसने इंसान की हालत कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा बदतर कर दी थी। तो सबसे पहली पॉलिसी थी डिनायल पॉलिसी। सो जब जापानीज आर्मी बर्मा की तरफ से एंट्री लेने लगी, सो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड वाज कि जो फूड सप्लाई बोट्स में बर्मा से बंगाल की तरफ आ रहे थे, वैसे उन्होंने हजारों बोट डिस्ट्रॉय कर दिए कि कहीं ये फूड सप्लाई जापानीज आर्मी के हाथ ना लग जाए। नाउ एट दैट पॉइंट इन टाइम बर्मा वाज द मेजर सोर्स ऑफ राइस इंपोर्ट इन बंगाल। अब इसके कारण एक तो अनाज बंगाल तक पहुंचा नहीं, जो थोड़ा मोड़ा पहुंचा ब्रिटिश आर्मी ने लोकल ट्रांसपोर्टेशन को ट्रिपल कर दिया कि वो अनाज लोगों तक ना पहुंच पाए। They didn't stop here, they went one step ahead. उन्होंने फिशिंग बोट्स तक डिस्ट्रॉय की। अब कोस्टल रीजन में फिशिंग इज वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इन्होंने वो भी छीन लिया। इनफैक्ट इसी समय ब्रिटिशर्स ने भारी मात्रा में राइस खरीद के अपने गोडाउन में इकट्ठे करने शुरू कर दिए फॉर देयर पर्सनल यूज, ये जानते हुए भी कि साइक्लोन के बाद बंगाल में फूड शॉर्टेज थी। दूसरा काम इन्होंने किया डाइवर्जन ऑफ फूड सप्लाई। जब बंगाल में ऑलरेडी भूखमरी आ चुकी थी, तो भी अपने वॉरफेयर को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में राइस ब्रिटेन एंड मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट किए। हमारे देश के लोगों को मरता छोड़ ये अपने सोल्जर्स के लिए अनाज की जमाखोरी कर रहे थे। जब उस समय के वाइसराय लॉर्ड वेवल ने यूके से बंगाल के लिए इमरजेंसी फूड एड मांगा,
तो विंस्टन चर्चिल और उसके वॉर कैबिनेट ने शेमलेसली एंड मर्सिलेसली मना कर दिया। जब कंट्रीज लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया को फूड एड सप्लाई करने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें मना कर दिया गया और उन्हें वो फूड सप्लाई यूरोप डाइवर्ट करने के लिए कह दिया गया। लियो एमरी, जो उस समय इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उसने अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा है कि एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ही हेटेड इंडियंस, he considered them beastly people with beastly religion। ये तो यूके के हीरो हैं। एमरी ने खुद लिखा है कि उसे विंस्टन चर्चिल और हिटलर के आउटलुक में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। एंड आयरॉनिकली हमारे साथ ये सब करके ब्रिटेन जर्मनी से लड़ रहा था अगेंस्ट हिटलर्स पॉलिसी। अब वॉर दूसरों की थी बट पैसे हमारे खर्च हो रहे थे और इसके कारण इंडिया में इन्फ्लेशन का लेवल इतना हाई हो चुका था कि चावल जैसी बेसिक चीज गरीब के औकात के बाहर की हो चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। In fact, during that period of time, they siphoned about $45 trillion out of our economy through their exploitative trade practices. What चोर लोग। नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने बहुत फेमसली कहा है that the famine was not a food availability decline but an entitlement failure। इस फेमिन से रिलेटेड जब इनिशियल रिपोर्ट्स आए तो उसे तो कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया और बाद में जो एक्शंस लिए गए वो नहीं भी लिए जाते तो चलता, बिकॉज ऑल द एक्शन वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्बन एरिया, जबकि रूरल में मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्वेशन से मर रहे थे। अगर आप इस फेमिन के आई विटनेसेस के एनेक्डोट सुनोगे तो आप कांप जाओगे। इट्स ऑलमोस्ट अनस्पीकेबल। खेतों में और नदियों के पास डेड बॉडीज पड़े रहते थे जिसे गिद्ध और कुत्ते नोच रहे होते थे, क्योंकि इतने सारे लोगों के अंतिम संस्कार करने की ताकत किसी में नहीं थी। वेटरन एक्टर सुमित्रा चैटर्जी को आज भी याद है कि लोग रो रो कर वो चावल का स्टार्च होता है ना, उसकी भीख मांगते थे। People from the villages come to the houses and would cry out, "Phan dao ma, phan dao." Phan is the water coming out of the boiled rice. क्योंकि उन्हें भी पता था कि इतना चावल तो किसी के पास नहीं है कि किसी और को दे सके। तब सुमित्रा चैटर्जी सिर्फ 8 साल के थे, पर लोगों के रोने की आवाज़ उन्हें आज भी याद है। बस यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं बने थे, वरना हॉलोकॉस्ट तो यहाँ भी चल रहा था। हमारे ही देश में हमारे ही उगाए हुए अनाज से हमारे ही लोगों को बेदखल कर हमें मरने छोड़ दिया गया। वॉर टाइम सेंसरशिप चल रहा था। न्यूज़ एंड मीडिया हाउसेस सिर्फ यूरोप एंड पैसिफिक में हो रहे वॉर को दिखा रही थी। इन सब के बीच बंगाल में स्टार्वेशन से मर रहे लोगों की चीख किसी को सुनाई नहीं पड़ी। फाइनली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन के एडिटर इयन स्टीफन ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जाके इस फेमिन की बहुत ग्राफिक फोटोज रिलीज की। द इमेजेस वर हॉरिफाइंग। अचानक से ये न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया। इट्स स्पार्क्ड आउटरीच, मीडिया फ्रेंजी। लोगों को पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कैलामिटी को जैसा दिखा रही थी, स्थिति तो उससे बहुत ज़्यादा भयंकर थी। फिर मीडिया कवरेज हुआ, पब्लिक आउटक्राई हुआ। भारत में और भारत के बाहर बहुत सारी रिलीफ कमेटी बनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़ा कि वो कुछ सब्सटैंशियल स्टेप ले, बट इट वाज टू लिटिल टू लेट। मरने वालों की संख्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1.5 मिलियन बताई, बट बाद में जो स्टडीज हुए व्हिच वाज लेड बाय अमर्त्य सेन, उसमें दे रियलाइज द नंबर कुड हैव बीन ट्वाइस एज मच, अबाउट 3 मिलियन। और लोगों की डेथ सिर्फ स्टार्वेशन से नहीं हुई, मैल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और पुअर सैनिटेशन के कारण हो रहे कोलेरा और मलेरिया से भी लोगों की जान गई थी। क्योंकि जब अनाज इतना महंगा हो गया था तो खाने के लिए पहले लोगों ने अपनी ज़मीन बेची, फिर अपने कैटल्स बेचे, फिर जब कमाने का कोई जरिया नहीं बचा तो अबाउट 3 to 3.5 मिलियन लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। खाना और नौकरी की तलाश में लोग शहर की तरफ माइग्रेट करने लगे। इससे परिवार तो टूटे ही, but this sudden influx of people caused a humanitarian crisis in cities like Kolkata, or vulnerable population like women and children prostitution और बदवा मजदूरी करने पर मजबूर हो गए।
जब इंसान का शरीर लॉन्ग टर्म स्ट्रेन, ट्रॉमा या स्टार्वेशन से गुजरता है तो उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं जो उसके जीन के बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, और यही रिजल्ट हुआ इन सारे फेमिन्स का। They caused epigenetic changes in their bodies. What is epigenetic? Epigenetic is how our life experiences influences the behavior of a gene without actually changing the gene itself, and also how these changes are passed on to our next generation. लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन से होने वाले एपिजेनेटिक चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन को भी पास होते हैं। जब हमारी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो एनर्जी कंजर्व एंड स्टोर करने लगता है सो दैट मिनिमल इनटेक में हम सर्वाइव कर पाए। नॉर्मली जो फेमिन सर्वाइवर होते हैं उनके बच्चे हेरिडिटरी ही स्टार्वेशन अडैप्टेड साइकोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। इससे उनका बॉडी कैलोरीज होल्ड और स्टोर करने में बहुत एफिशिएंट हो जाता है। दूसरा इफेक्ट स्टार्वेशन का ये होता है कि आपके बॉडी को ग्लूकोज कंजर्व करने की आदत हो जाती है, जिससे वो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड ब्रेन्स को चालू रख सके। अब इससे आपके बॉडी का सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। जिनको नहीं पता, इंसुलिन हमारा वो हार्मोन है जो हमारे ओवरऑल ब्लड शुगर एंड हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। अब यही कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण होता है। पता है, एक फेमिन सर्वाइवर के बच्चे के डायबिटिक होने के चांसेस डबल हैं और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के हाइपरग्लाइसेमिक होने के चांसेस डबल हैं। लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन के कारण बॉडी लीन मसल मास बनाना बंद कर देता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली बहुत डिमांडिंग होता है और इसमें बहुत एनर्जी बर्न होती है। हमारे बॉडी वेट में से अगर हमारा फैट निकाल दो तो हमारा लीन बॉडी मास होता है। अब यही लीन बॉडी मास हमारे कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करता है और हमें ओबेसिटी जैसी बीमारियों से बचाता है। अब जब अकाल पड़ा हो, खाने को इनफ खाना ना हो, तो ये चेंजेस जैसे ग्लूकोज स्टोर करना या एनर्जी कंजर्व करना, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है टू कीप अस अलाइव। बट इस सिचुएशन में वेयर द फूड इज अवेलेबल इन अबंडेंस, ये चेंजेस हमारे लिए एक मेजर हेल्थ स्केयर होते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी मिसमैच। अब ये जो स्टार्वेशन अडैप्टेड साइकोलॉजी जो हमें विरासत में मिली है, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन चुकी है। हमारे कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत हाई हो गए। रिजल्ट जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया टाइप 2 डायबिटीज में नंबर 2 पे और नंबर 1 पे है चाइना, जो खुद 1959 से 1961 तक फेमिन एंड लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन से गुजरा है। करेंटली इस कंडीशन को रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। रिसर्चर्स का कहना है कि वी शुड गेट बैक टू आवर रूट्स व्हेन इट कम्स टू आवर फूड एंड आवर एक्सरसाइजेस। मतलब बेसिकली योगा करो, आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करो, यूनानी मेडिसिन खा के देखो, व्हाट एल्स कैन वी डू, वी हैव लर्न्ड टू लिव विद इट। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि कोलोनाइजेशन वाजंट दैट बैड, इट यूनाइटेड इंडिया एज एन एंटिटी, ब्रॉट सोशल रिफॉर्म, सोड द सीड ऑफ डेमोक्रेसी। पर वो लोग शायद भूल गए हैं कि द ब्रिटिशर्स dehumanized us. They treated us like lesser beings. They changed the social fabric of our nation forever. And they left such long-term adverse impact on us जिसे हम आज तक डिस्कवर ही कर रहे हैं। And I'm a firm believer कि जिस देश में बाकी देशों के 1600 साल पहले से यूनिवर्सिटी शुरू थी, जहाँ की खुद की हिस्ट्री 8000 साल पुरानी है, हमें किसी ब्रिटिशर की जरूरत नहीं थी, neither to unite us nor to bring social reforms. Our economic influence and cultural and intellectual development was way superior than them. They came, they looted, they left. उन्होंने हमें 200 साल आगे नहीं 200 साल पीछे कर दिया. And we are still carrying the burden of their exploitation. वैसे मेरा नाम है प्रिया and you're watching Akara. अगर आज की इस बातचीत से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, so don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.